हेलो एवरीवन। रेलवे एग्जाम के लिए 77वां सेट है और ये वीडियो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी आरपीएफ एएलपी टेक्नीशियन और रेलवे की अन्य सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सी हड्डी मानव शरीर में नहीं होती है? तो देखिए, इनकस, मेलियस और स्टेपिज, ये जो तीनों हड्डियाँ हैं कान में पाई जाती हैं। कान के 3 पार्ट होते हैं। जो बाहरी भाग होता है उसे आउटर पार्ट कहा जाता है, और उसके बाद होता है मध्य भाग, और उसके बाद आंतरिक भाग। तो जो इनकस और मेलियस और स्टेपिज, ये सभी मध्य भाग में पाई जाती हैं तीनों हड्डियाँ। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि इनकस, मेलियस और स्टेपिज किस भाग में पाई जाती हैं कान के? तो ये मध्य भाग में पाई जाती हैं। और जो इनकस होती है ये एनविल आकार की होती है। जो आप चित्र में देख रहे हैं एनविल, ये लोहा आरों पर पाया जाता है, लोहा आरों में काम में आता है। और ये जो मेलियस है हैमर के आकार की होती है, यानी हथौड़ी के आकार की होती है, इसलिए इसे हैमर कहा जाता है। और स्टेपिज ये हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और इसका आकार बिल्कुल स्टीरप के आकार का होता है। स्टीरप वह होता है, देखिए, जो घोड़े सवार चढ़ते हैं तो इस पर पैर रख के चढ़ते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, एक्स। एक्स प्रकार की कोई हड्डी नहीं होती है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया क्या है? तो ये अंडाशय है। अंडाशय से बारी बारी से हर महीने में एक अंडा उत्पन्न होता है। एक बार इधर से होगा तो एक बार इधर से, और ये अंडाशय यहाँ जाएगा फैलोपियन ट्यूब में, और उसके बाद यहाँ शुक्राणु, पुरुष शुक्राणु जाता है गर्भाशय के माध्यम से फैलोपियन ट्यूब में। तो यह जो ये मिलता है तो इसे फर्टिलाइज कर देता है शुक्राणु अंडाणु को। तो शुक्राणु यहाँ निषेचन होता है फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद जायगोट बनता है, तो जायगोट आ जाता है गर्भाशय में, और फिर गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है। और जब यहाँ कोई दिक्कत आ जाती है फैलोपियन ट्यूब या अंडाणु में, तो उसके बाद टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया को अपनाया जाता है। टेस्ट ट्यूब बेबी प्रक्रिया में होता क्या है कि मादा अंडाणु को लिया जाता है, एक अंडाणु लिया जाता है मादा का, और पुरुष शुक्राणु को लिया जाता है। तो यहाँ फर्टिलाइजेशन यहाँ ना करा के, जो यहाँ नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ किया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी में। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में इसका निषेचन होता है। उसके बाद ये गर्भाशय में रख दिया जाता है और यहाँ इसका विकास होता है। तो आंसर इसका दूसरा होगा कि अंडाणु का निषेचन टेस्ट ट्यूब बेबी में होता है, लेकिन इसका विकास गर्भाशय में होता है। या बी ऑप्शन सही होगा, या बी है, ये नहीं। उपास्थि किसमें नहीं पाई जाती है? तो पहले बात करते हैं उपास्थि होती क्या है। तो उपास्थि या कार्टिलेज एक लचीला संयोजी ऊतक है जो विभिन्न अंगों और शरीर के हिस्सों में पाया जाता है। यह ऊतक कठोर लेकिन लचीला होता है और हड्डियों, जोड़ों, कान, नाक और श्वास तंत्र जैसी संरचनाओं का समर्थन और ये संरचना प्रदान करता है। स्वर तंत्र या उपास्थि मौजूद होती है, जैसे कि थायराइड कार्टिलेज। नाक, यहाँ भी उपास्थि होती है, नाक की संरचना बनाए रखती है। कान, यहाँ भी उपास्थि पाई जाती है, विशेष रूप से बाहरी कान में, जिसे ऑरिकल भी कहा जाता है। मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में मुख्य रूप से मांसपेशियाँ और उपकला ऊतक होते हैं, उपास्थि नहीं होती है। तो इसका आंसर है मूत्राशय या यूरिनरी ब्लैडर में उपास्थि नहीं पाई जाती है। स्वर यंत्र और नाक और कान इन सभी में पाई जाती है। कॉक्सेक्स किसका भाग है? तो पहले इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। तो कॉक्सेक्स ये मानव शरीर की एक संरचना है, जिसे टेलबोन भी कहा जाता है। ये रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित होती है। इसे पेल्विक सर्कल की अंतिम हड्डी के रूप में भी जाना जाता है। यह त्रिकस्ती के नीचे रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में स्थित होती है। इसे पेल्विक सर्कल की अंतिम हड्डी के रूप में भी जाना जाता है। बात करें पेल्विक संरचना समर्थन के बारे में, कॉक्सेक्स पेल्विक संरचना का हिस्सा होता है और यह शरीर के वजन को बैठने की स्थिति में सहारा प्रदान देती है या मदद करती है। तो ये कॉक्सेक्स हड्डी कहाँ पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। ये रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में पाई जाती है। आंसर पहला सही होगा, रीढ़ की हड्डी में। निम्नलिखित में से किसे विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है? आंसर इसका पहला है बायोटिन को। बायोटिन विटामिन B7 का दूसरा नाम है। बायोटिन के बारे में बात करें, बायोटिन जिसे विटामिन B7 के नाम से या विटामिन BH के नाम से भी जाना जाता है। यह मुख्य रूप से वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के चयापचय में मदद करती है। बायोटिन को विटामिन H इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक जर्मन शब्दों से लिया गया है। जर्मन में हार का अर्थ है बाल और हॉट का अर्थ है त्वचा।
तो ये जो विटामिन बायोटिन है, विटामिन एच कहा जाता है इसे, तो ये विटामिन बालों और त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है, इसीलिए इसे विटामिन एच भी कहा जाता है। और ये पानी में घुलनशील बी विटामिनों में से एक है। 28 दिन के मासिक धर्म चक्र में ओव्यूलेशन पर होता है, यानी कितने दिनों पर ये होता है। तो इसका उत्तर अभी देखेंगे, पहले इसके बारे में डिटेल से देख लेते हैं। मासिक धर्म चक्र महिलाओं के प्रजनन प्रणाली में होने वाली एक नियमित प्रक्रिया है जो लगभग 28 दिनों की होती है, लेकिन यह 21 से 35 दिनों की भी हो सकती है। यह चक्र शरीर को गर्भावस्था के लिए तैयार करने में मदद करता है। बात करें मासिक धर्म के चरण के बारे में, तो पहला चरण है इसका मासिक धर्म। तो ये प्रक्रिया 1 से 5 दिन की होती है। इस चरण में गर्भाशय की परत, यानी जो गर्भाशय की परत होती है उसे इंग्लिश में कहा जाता है एंडोमेट्रियम, टूटकर बाहर निकलती है, जिससे रक्तस्राव होता है और मासिक धर्म का यह पहला दिन होता है। और दूसरा चरण है फॉलिकुलर चरण, और यह चरण लगभग 1 से 13 दिनों का होता है। तो मासिक धर्म के साथ यह चरण शुरू होता है। इस दौरान फॉलिक स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी FSH अंडाशय में अंडाणुओं को परिपक्व करता है, और एक परिपक्व अंडाणु अंततः विकसित होकर अंडाशय के फॉलिकल्स में से एक में तैयार होता है। गर्भाशय की परत भी धीरे धीरे मोटी होती है ताकि संभावित निषेचित अंडाणु को स्थापित कर सके। फिर उसके बाद प्रक्रिया ओव्यूलेशन की शुरू होती है। ओव्यूलेशन के दौरान अंडाशय यानी ओवरी में एक विकसित अंडाणु फूटकर अंडाशय से बाहर निकलता है और ये फैलोपियन ट्यूब में जाता है। यह अंडाणु और ये अंडाशय फैलोपियन ट्यूब में जाता है, फिर फैलोपियन ट्यूब में प्रवेश करता है जहाँ शुक्राणु से मिलता है। तो यहाँ पर ये फैलोपियन ट्यूब में शुक्राणु से मिलेगा। फिर ये इसकी टाइमिंग के बारे में बात हुई है, यानी समय के बारे में। तो 28 दिनों के सामान्य मासिक धर्म में ओव्यूलेशन लगभग 14वें दिन के आसपास होता है, और जो मासिक धर्म की शुरुआत से 14 दिन पहले होता है। और बात करें इसके महत्व के बारे में, तो ओव्यूलेशन गर्भाशय के लिए आवश्यक है क्योंकि अंडाणु को शुक्राणु से मिलकर गर्भाधान के लिए तैयार करता है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान अंडाणु को निषेचन नहीं होता है तो अंडाणु मर जाता है और मासिक धर्म के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाता है। तो आंसर इसका तीसरा होगा कि जो ओव्यूलेशन की प्रक्रिया है 28 दिन के मासिक धर्म चक्र में 14वें दिन होती है। या सी सही होगा, या ऑप्शन सी सही है। निम्न में से न्यूक्लियन किसे कहा जाता है? तो देखिए, जो परमाणु होता है 3 कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं, और इन्हें ही कहा जाता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को, जो न्यूक्लियन। तो आंसर इसका बी सही होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन पर धनावेश होता है, न्यूट्रॉन पर इस पर कोई आवेश नहीं होता है, यानी ये निष्प्रभावी होता है। और इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है, और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है, या परमाणु के केंद्रक के चारों ओर चक्कर लगाता है इलेक्ट्रॉन। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो पदार्थ की मात्रा मोल में मापी जाती है। आंसर इसका बी है, मोल। और ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो लक्ष्य है प्रदीप्त घनत्व का मात्रक है, टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता मापी जाती है, और जूल ये ऊर्जा का मात्रक है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य के 7 सिस्टर्स राज्यों का सदस्य नहीं है? तो पूर्वोत्तर राज्यों में जिन्हें 7 सिस्टर्स या 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, उनमें शामिल हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है, लेकिन यह 7 सिस्टर्स में शामिल नहीं है। और बात करें सिक्किम के बारे में, तो इसकी राजधानी गंगटोक है, और इसके सीएम अभी वर्तमान में प्रेम सिंह तमांग हैं। इनकी पार्टी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा। राज्यपाल कौन है सिक्किम के? तो ओम प्रकाश माथुर हैं। तो आंसर इसका डी सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, सिक्किम इसका भाग नहीं है 7 सिस्टर्स राज्यों का। रात्रि के समय दिखाई देने वाला सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आंसर इसका चौथा होगा, सीरियस तारा है। बात करें सीरियस तारे के बारे में, तो सीरियस तारा आकाश का सबसे चमकदार तारा है, और इसे आमतौर पर डॉग स्टार के नाम से भी जाना जाता है, और यह तारा सिरस तारामंडल में स्थित है। वियना शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये जो वियना शहर है ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। ऑस्ट्रेलिया एक यूरोपीय देश है, और ये डैन्यूब नदी के किनारे स्थित है। आंसर इसका बी सही होगा, डैन्यूब नदी। बात करें डैन्यूब नदी के बारे में, तो डैन्यूब नदी यूरोप में
बहती है और यह नदी रूस में वोल्गा नदी के बाद यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वोल्गा है। और ये बहती कहाँ पर है? रूस में। तो डैन्यूब नदी यूरोप की दूसरी सबसे लंबी नदी है। डैन्यूब नदी जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र से निकलती है और एक काला सागर में जाकर मिल जाती है। तो आप मैप से देखिए, ये डैन्यूब नदी है और ये ब्लैक फॉरेस्ट क्षेत्र से निकल रही है, काला सागर में जाकर मिल रही है। और इसकी कुल लंबाई है 2850 किलोमीटर और यह 10 यूरोपीय देशों से होकर बहती हैं, जिनमें शामिल हैं जर्मनी, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, रोमानिया, बुल्गारिया और मोल्दोवा और यूक्रेन। मनुष्य में छोटी आंत यानी इंग्लिश में स्मॉल इंटेस्टाइन कुंडली होती है, जो लगभग मीटर लंबी होती है। यानी ये कितने मीटर लंबी होती है? तो ये देखिए, 7 से 7.5 मीटर की लंबी होती है छोटी आंत निकलती है पेट से और ये बड़ी आंत में जाकर मिल जाती है। यहाँ चित्र से देखिए, छोटी आंत पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा होता है और ये पेट से लेकर बड़ी आंत तक फैली होती है। तो ये पेट है और यहाँ से ये निकलती है और ये गुच्छा सा दिख रहा है, तो यहाँ ये बड़ी आंत में जाकर मिल जाती है। ये पूरा जो गुच्छा सा दिख रहा है अलग कलर में, तो ये छोटी आंत है। तो ये इसकी स्थिति भी पूछी जाती है कि किसके बीच में स्थित होती है छोटी आंत। तो ये पेट और बड़ी आंत के बीच में स्थित होती है इसकी स्थिति, और इसकी लंबाई होती है करीब 7 से लेकर 7.5 मीटर तक लंबी होती है। और इसके 3 भाग होते हैं। डोडेनम ये जो पेट से निकल रही है, ये जो हरा वाला भाग है ये डोडेनम कहलाता है। उसके बाद जेजुनम ये इसके बाद ये पीला वाला हिस्सा है हरे वाले के बाद, तो ये जेजुनम कहलाता है। इसके बाद इलियम, तो ये 3 भागों में विभाजित होती है। ये इलियम लास्ट वाला है। छोटी आंत का मुख्य कार्य है कि यह भोजन के पाचन को पूरा करने और पोषक तत्वों को अवशोषित करने में मदद करती है। वृद्धि के लिए अधिकांश कोशिकाएं विभक्त होती हैं। तो कोशिका के विभाजन की यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? आंसर इसका पहला है समसूत्री विभाजन या माइटोसिस। समसूत्री विभाजन कोशिका विभाजन का एक रूप है जिसमें एक कोशिका या जनक विभाजित होकर 2 आनुवंशिक रूप से समान नई कोशिकाओं या संतति का निर्माण करती हैं। निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है? तो आप चित्र से देखिए, ये स्किंग है, तो इसमें स्टिक की आवश्यकता होती है। बिलियर्ड्स, इसमें भी स्टिक की आवश्यकता होती है। हॉकी में भी स्टिक होती है। तो जो ट्रम्पोलाइन, तो इसमें स्टिक की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर इसका पहला होगा ट्रम्पोलाइन एक प्रकार का जिम्नास्ट उपकरण है जिसमें खिलाड़ी कूदते हैं या विभिन्न एथलेटिक्स चालें करते हैं। इसमें किसी प्रकार की स्टिक का उपयोग नहीं होता है। भारत संयुक्त राष्ट्र या यूएनओ का सदस्य किस वर्ष बना था? तो आंसर इसका तीसरा है 1945 में। 1945 में ही संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी और इसी वर्ष भारत संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बना था। बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में यानी यूएनओ के बारे में, तो इस वर्ष 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को यानी अमेरिका में संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। तो ये डेट पूछी जाती है, 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र के प्रारंभिक सदस्यों में भारत भी शामिल था और जिसने 30 अक्टूबर 1945 को इसकी सदस्यता ग्रहण की थी। तो 30 अक्टूबर 1945 को भारत इसका सदस्य बना था। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क, अमेरिका में। संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों की अभी वर्तमान में कुल संख्या 193 है। तो इसकी 193 संख्या है, ये भी याद रखिएगा, सदस्यों की कुल संख्या। और संयुक्त राष्ट्र की स्थापना के समय इसमें शामिल देशों की संख्या कुल 51 थी। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस जो इसके 9वें महासचिव हैं। हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह का मनाया जाता है। तो विश्व स्तनपान सप्ताह इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इसके प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। तो ये अगस्त के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। आंसर इसका पहला होगा अगस्त के पहले सप्ताह में। विश्व स्तनपान सप्ताह एक वार्षिक उत्सव है जो हर साल 1 अगस्त से 7 अगस्त तक मनाया जाता है और इसे मनाने की शुरुआत हुई थी 1991 से। 2024 में इसकी थीम है अंतर को कम करना
और सभी के लिए स्तनपान सहायता। निम्न में से किस देश का विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है? तो विश्व में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क अमेरिका का है। आंसर सी सही है। अमेरिका, चीन और रूस के बाद भारत का विश्व में चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। तो रेल नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान चौथा है। निम्न में से किसमें सिट्रिक अम्ल होता है? तो सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में पाया जाता है या फलों में। आंसर इसका पहला है संतरा में। देखिए सर्वाधिक मात्रा में जो नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और इसमें संतरा दिया हुआ है, तो आंसर इसका पहला सही होगा संतरा। कुछ प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अम्ल हैं। तो टार्ट्रिक अम्ल अंगूर और इमली में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही में या खट्टे दूध में पाया जाता है। फॉर्मिक अम्ल मधुमक्खियों और लाल चींटियों के डंक में पाया जाता है। अमाशय या HCl ये मानव पेट में पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल या एस्कॉर्बिक अम्ल भी इसे कहते हैं। तो नारंगी या नींबू ये आंवला में पाया जाता है। एसिटिक एसिड ये सिरका में पाया जाता है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण अम्ल हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, किस भारतीय जलप्रपात में राजा, रानी, रॉकेट और रॉन नामक 4 अलग अलग झरने हैं? आंसर इसका दूसरा है जोग जलप्रपात में। जोग जलप्रपात कर्नाटक के शिवमोगा जिले में शरावती नदी पर स्थित है। तो कहाँ स्थित है ये? कर्नाटक में। और किस नदी पर है? शरावती। तो दोनों ही पॉइंट पूछे जाते हैं। और ये भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है। कुंचिकल जो कर्नाटक में ही स्थित है, ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 455 मीटर है। कुंचिकल जलप्रपात बाराही नदी पर स्थित है। निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है? तो देखिए टाइफाइड, क्षय रोग या टीबी और हैजा, ये तीनों रोग बैक्टीरिया के कारण होने वाले रोग हैं, यानी जीवाणु से होते हैं। छोटी माता या चिकन पॉक्स ये वायरस के कारण होने वाला रोग है। आंसर इसका डी सही होगा, छोटी माता या चिकन पॉक्स। बात करें चिकन पॉक्स के बारे में, तो इसके लक्षण हैं खुजलीदार लाल चकत्ते और दाने जो शरीर के विभिन्न हिस्सों पर फैलते हैं। बुखार, थकान, सिर दर्द और भूख का कम लगना, ये इसके कुछ प्रमुख लक्षण हैं। चिकन पॉक्स वेरिसेला वायरस के कारण होता है। बात करें विषाणु या वायरस के बारे में, तो विषाणु किसी जीव की जीवित कोशिकाओं के अंदर ही प्रकृति करता है। विषाणु आनुवंशिकी सामग्री या DNA या RNA से बने होते हैं। इसके चारों ओर प्रोटीन का एक कोट होता है। विषाणु की खोज दिमित्री इवानोव्स्की ने की थी। विषाणु के अध्ययन को वायरोलॉजी कहते हैं या विषाणु विज्ञान कहा जाता है। आगे क्वेश्चन है, जब एक गिलास पर रखे कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा सिक्का गिलास में गिर जाता है। तो यह कथन किस नियम की व्याख्या करता है? तो देखिए ये न्यूटन की गति के प्रथम नियम की व्याख्या करता है कि जब कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर रहेगी और जब कोई वस्तु गतिमान है तो वह गतिमान रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो ये जड़त्व का प्रथम नियम है, जो न्यूटन का गति का प्रथम नियम है, इसे जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो आंसर इसका तीसरा होगा, जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध को दर्शाता है? तो सहजीवी संबंध को काई दर्शाता है, काई या लाइकेन। आंसर पहला होगा काई। बात करें लाइकेन या काई के बारे में, तो काई सहजीवी संबंध का एक उदाहरण है। काई दो अलग अलग जीवों का एक कवक और एक शैवाल या साइनोबैक्टीरियम के बीच सहजीवी संबंध होता है। इसमें कवक और शैवाल या साइनोबैक्टीरिया दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। शैवाल या साइनोबैक्टीरिया प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कार्बोहाइड्रेट प्रदान करता है, जबकि जो कवक है शैवाल या साइनोबैक्टीरिया को आवश्यक नमी और खनिज प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस विकसित होती है जब इथेनॉल सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है? तो देखिए इथेनॉल एक हाइड्रोकार्बन यौगिक है और हाइड्रोकार्बन यौगिकों की एक सीरीज होती है जो मुख्यतः 3 प्रकार में होते हैं। तो पहली सीरीज होती है वो एल्केन कहा जाता है पहली सीरीज को। दूसरी होती है एल्कीन और तीसरी एल्काइन। तो इनके लिए एक फार्मूला होता है, एल्केन के लिए CnH2n और H2n और प्लस के 2। दूसरी जो होती है एल्कीन, तो इसके लिए Cn और H2 × n
और यहाँ 2 नहीं जुड़ता है। और तीसरी होती है एल्काइन, तो इसके लिए CnH2n H2N2n और माइनस के 2 होता है। तो देखिए एल्केन में 2 जुड़ता है और एल्कीन में 2 वो नहीं जुड़ता है और एल्काइन में 2 माइनस हो जाता है। तो इन दोनों में 2 का अंतर है, तो ऐसे आप एक ट्रिक से याद रख सकते हैं। और यहाँ निकालना क्या है, जो इथेनॉल निकालना है। देखिए जब कार्बनिक संख्या 1 होती है तो उसे मैथ लिखा जाता है, मैथ से दर्शाया जाता है। और कार्बनिक संख्या जब 2 होती है तो उसे एस से दर्शाया जाता है। कार्बनिक संख्या जब 3 होती है तो उसे प्रोप कहा जाता है। और कार्बनिक संख्या जब 4 होती है तो उसे ब्यूट कहा जाता है। तो यहाँ निकालना है इथेनॉल, यानी कार्बनिक संख्या 2 होगी तो C2H2 इंटू, तो यहाँ N की संख्या कितनी है, यानी जो कार्बनिक संख्या कितनी है 2 है। तो N जो 2 और इंटू N बराबर कितना है 2 है, प्लस के 2, तो C2H इंटू 4 प्लस के 2, तो ये 2 है इसमें जुड़ जाएगा 4 में, तो C2H6 है। और ये इथेनॉल जो नॉल है यानी इथेनॉल है, तो ये OH ग्रुप है यानी एल्कोहल ग्रुप है। एल्कोहल ग्रुप एक क्रियात्मक समूह है, जैसे बेंजीन, ईथर और कीटोन आदि क्रियात्मक समूह हैं यानी कार्यात्मक समूह हैं या फंक्शनल ग्रुप हैं। तो ऐसे ही एल्कोहल भी इन्हीं ग्रुप में आता है। तो यहाँ पर OH भी जुड़ जाएगा। देखिए जब OH जुड़ा है तो यहाँ से एक H कम हो जाएगा, यानी यहाँ H आ गया तो H यहाँ पर कम हो जाएगा, तो C2H5 प्लस के या इंटू में ही आ जाएगा ये, तो ये OH बन जाएगा। तो इथेनॉल का फॉर्मूला C2H5OH बन जाएगा और इसकी क्रिया होगी सोडियम के साथ। देखिए अब यहाँ पर देखिए सोडियम अधिक क्रियाशील है हाइड्रोजन से, एक बड़े वाले से देखिए, थोड़ा जूम कर रहा हूँ। सोडियम, ये सोडियम है और यहाँ पर दूसरा क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन से अधिक क्रियाशील है सोडियम। तो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा सोडियम, इसलिए तो जो अधिक क्रियाशील होता है वही उसे विस्थापित कर देता है। तो सोडियम यहाँ पर अधिक क्रियाशील है और ये हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा इथेनॉल से। तो यहाँ बनेगा एक हाइड्रोजन आएगा, हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा इथेनॉल से, तो ये फिर बन जाएगा सोडियम इथर ऑक्साइड और एक गैस उत्पन्न होगी, वो हाइड्रोजन गैस होगी। तो आंसर इसका डी सही होगा, हाइड्रोजन गैस बनेगी। तो आपको अच्छे से ये समझ आ गया होगा। सेरीकल्चर शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो जो सेरीकल्चर शब्द है ये रेशम कीट से संबंधित हैं। ये विज्ञान की एक शाखा है जिसमें रेशम कीट का उत्पादन किया जाता है। आंसर इसका बी है, रेशम की खेती से। रेशम उत्पादन या रेशम की खेती रेशम के कीड़ों का पालन की प्रक्रिया है जिसमें रेशम का उत्पादन किया जाता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज या BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर इसका पहला होगा 1875 में। देखिए और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत का एक शेयर बाज़ार है, प्रमुख शेयर बाज़ार है और ये भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और इसके साथ ही ये एशिया का भी सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है और स्थित कहाँ पर है? मुंबई, महाराष्ट्र में। और स्थापित कब हुआ था? 9 जुलाई 1875 को। प्रमोद अग्रवाल इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। एक व्यक्ति 20 kg के सामान को ज़मीन से 2 मीटर ऊपर उठाकर अपने सिर पर रखता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य कितना होगा? तो देखिए यहाँ पर द्रव्यमान कितना है, यानी m का मान 20 kg दिया हुआ है और जो मीटर ऊपर उठा रहा है कितने मीटर है, यानी ऊंचाई कितनी है उसकी, यानी जो उसने ऊपर उठाया है तो वो 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है सामान। और जो किया गया कार्य है वो स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh और g का मान यहाँ पर 10 मानेंगे हम। वैसे g का मान 9.8 होता है या 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो m का मान यहाँ 20 दिया हुआ है और g का मान 10 मान लिया और h का मान 2 मीटर है, तो 20 इंटू 2 और g का मान 10 है, तो यह 400 आ जाएगा। तो स्थितिज ऊर्जा जूल में इसका मात्रक होता है। आंसर इसका बी सही होगा कि 400 जूल आंसर होगा। 400 जूल उसके द्वारा कार्य किया गया है। अयस्कों का वर्जन क्यों किया जाता है? आंसर इसका दूसरा है, सल्फर निकालने के लिए। बात करें अयस्कों के वर्जन के बारे में तो अयस्कों का वर्जन या अयस्कों की प्रसंस्करण विभिन्न कारणों से किया जाता है। धातु की प्राप्ति के लिए,
तो देखिए अयस्कों में धातु की मात्रा अक्सर बहुत कम होती है। भर्जन के माध्यम से अयस्क से धातु को पृथक करके उसकी शुद्धता बढ़ाई जाती है, जिससे उच्च गुणवत्ता वाले धातु प्राप्त किए जा सकते हैं। भर्जन द्वारा अशुद्धियों को हटाकर केवल मूल्यवान खनिजों को पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया में सल्फर, असंगत खनिज, अन्य अशुद्धियों को अयस्क से अलग किया जाता है ताकि धातु की वसूली और उसकी गुणवत्ता में सुधार किया जा सके। रामचरितमानस के लेखक कौन हैं? तो इसके लेखक हैं तुलसीदास। बात करें रामचरितमानस के बारे में तो ये अवधी भाषा में रचित एक महाकाव्य है। तो इसकी भाषा कौन सी है? अवधी भाषा है। तो ये भाषा भी याद रखिएगा, कई बार पूछी गई है। तो रामचरितमानस की भाषा कौन सी है? अवधी है। और जिसकी रचना 16वीं शताब्दी में भारतीय भक्ति कवि तुलसीदास ने की थी। लगभग 1511 से 1623 के बीच उनका जीवन काल है। रामचरितमानस शब्द का अर्थ है राम के कर्मों की झील। इसे हिंदू साहित्य की सबसे महान कृतियों में से एक माना जाता है। किसी पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है संवेग। देखिए P बराबर होता है mv और इस सूत्र भी पूछा जाता है। तो P यहाँ संवेग है और m द्रव्यमान और P वेग है। तो इनके गुणनफल को संवेग कहा जाता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को। बात करें संवेग के बारे में तो संवेग एक भौतिक राशि है जो किसी पिंड की गति की मात्रा को व्यक्त करती है और किसी पिंड के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है या कहलाता है। P यहाँ संवेग है और द्रव्यमान m और P वेग है और ये एक वेक्टर राशि है यानी सदिश राशि है और जिसका मतलब है कि इसकी दिशा भी होती है जो पिंड के वेग की दिशा के समान होती है। संवेग की अवधारणा की व्याख्या करने के लिए एक साधारण उदाहरण ये है कि भारी ट्रक और एक कार को दोनों को समान वेग से चलाया जाता है। तो ट्रक का संवेग कार के संवेग की तुलना में अधिक होगा क्योंकि ट्रक का द्रव्यमान अधिक है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य में साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक साक्षरता दर केरल में है। केरल की साक्षरता दर 94% है लगभग। और उसके बाद लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी राज्य है यानी केंद्र शासित प्रदेश है। तो अगर केंद्र शासित प्रदेश में सर्वाधिक साक्षरता पूछी जाए तो वो लक्षद्वीप में ही 2011 की जनगणना के अनुसार। और उसके बाद मिजोरम में 91.3% की साक्षरता दर पाई गई। हवा से कांच के प्रिज्म में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणें किस प्रकार झुकेंगी? तो देखिए ऊपर हवा है यानी विरल माध्यम है और नीचे सघन माध्यम है यानी सघन माध्यम कांच है। तो जो प्रकाश की चाल है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। हवा में अलग होती है और कोई ठोस माध्यम है तो उसमें अलग होगी और पानी में अलग होगी। तो यहाँ कांच में पूछी गई है। तो यहाँ से अगर सूरज की रोशनी आ रही है तो यहाँ एक अवलंब खिंच जाएगा जहाँ पर ये कांच से मिलेगी वहाँ पर। तो ये सीधे न जाकर अगर ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, अगर किसी सघन माध्यम से प्रकाश की किरणें टकराएंगी तो उसकी गति हो जाती धीमी। पहले ऐसे जाती, अगर विरल माध्यम होता तो ये सीधी जाती, लेकिन यहाँ आ गया है ये कांच यानी ये सघन माध्यम आ गया है तो ये सीधी न जाकर ये थोड़ी इस तरफ मुड़ जाएगी अवलंब की ओर झुक जाएगी और इसकी गति हो जाएगी कम। देखिए ऐसा ही प्रश्न पिछले वाले वीडियो में भी बताया था लेकिन वो और किसी तरह से पूछा गया था। तो आंसर इसका बी होगा, अवलंब की ओर झुक जाएंगी, गति इसकी कम हो जाती है और अवलंब की ओर झुक जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है? तो बकरी, घोड़ा और जेबरा ये सभी शाकाहारी हैं। लोमड़ी सर्वाहारी है तो ये इससे अलग है। आंसर इसका पहला होगा लोमड़ी मांस भी खाती है और घास भी खाती हैं। कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को कैसा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को परावर्तन के माध्यम से हॉल के सभी कोनों तक पहुंचाया जा सके? तो देखिए ये बकरी प्रकार की ये बनाई जाती है इसकी छतें। आंसर इसका बी है, बकरी है। कंसर्ट हॉल और सिनेमा हॉल की छतों को विशेष रूप से डिजाइन किया जाता है ताकि ध्वनि परावर्तन के बाद हॉल के सभी कोनों तक समान रूप से पहुंच सकें। बकरी छतें और कुंभताकार छतें ध्वनि तरंग को नियंत्रित ढंग से परावर्तित करती हैं जिससे ध्वनि की गुणवत्ता बेहतर होती है और हर स्थान पर समान रूप से सुनाई देती है। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा पतला रहता है और अदृश्य हो जाता है उसे कहा जाता है यानी उस स्थिति को क्या कहते हैं?
उस स्थिति को कहा जाता है चंद्रमा की चयन अवस्था। आंसर बी सही है। पूर्णिमा के बाद अगले 14 दिनों में जहाँ चंद्रमा क्रमशः पतला होता जाता है तो अंततः अदृश्य हो जाता है, इस अवधि को कृष्ण पक्ष कहते हैं। कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की चमक धीरे धीरे घटती है और अमावस्या यानी न्यू मून पर यह पूरी तरह अदृश्य हो जाता है। पुस्तक ए बुक ऑफ लाइट व्हेन लेफ्ट वन हैज़ ए डिफरेंट माइंड, इसके लेखक निम्न में से कौन हैं? ये लेखक हैं इसके जेरी पिंटो। आंसर डी सही है। यह पुस्तक प्रेम के भय और सुंदरता के बारे में कहानियों को एकत्रित करती है। जीवन का रहस्य और आश्चर्यजनक अनुग्रह मानव आत्मा की नाजुकता और अविश्वसनीय ताकत है। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है? तो पहला आंसर होगा इसका राजनीति और प्रशासन के महत्व से। चंडीगढ़ को राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है, इसलिए इसे केंद्र शासित प्रदेश के रूप में संचालित किया जाता है ताकि दोनों राज्यों के बीच संतुलन और निष्पक्ष प्रशासनिक प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो यहाँ डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने की बात हो रही है, तो करने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है? आंसर इसका पहला होगा Ctrl+P का उपयोग किया जाता है प्रिंट करने के लिए डॉक्यूमेंट को। बरौनी कोयला आधारित विद्युत स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आंसर इसका तीसरा है बिहार में। एम.एफ. हुसैन या मकबूल फिदा हुसैन क्षेत्र से संबंधित थे, तो वे प्रसिद्ध चित्रकार थे। गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? देखिए गारो जनजातियाँ यहाँ निवास करती हैं मेघालय में, और ये मेघालय में स्थित हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था कि इनमें से किस में लिंग गुणसूत्रों का एक पूर्ण युग्म या जोड़ा मौजूद होता है? तो मादा मानव में एक पूर्ण युग्म मौजूद होता है जो XX जो युग्म होते हैं। टेस्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे युवा राष्ट्रपति हैं?